नए साल में सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, नया साल आपके जीवन में, आपके परिवार में खुशियां भर दे और नए साल में आप हमेशा स्वस्थ व निरोग बने रहें। दोस्तों, अगर आप पूरी जिंदगी स्वस्थ व निरोग रहना चाहते हैं, बीमारी से बचे रहना चाहते हैं, तो ब्रह्मा द्वारा बताए गए इन 4 नियमों का आप पालन करिए। इन 4 आदत को आप अपना लीजिए। दोस्तों, 100% मैं गारंटी लेता हूँ, भविष्य में कभी कोई बीमारी आपको नहीं होगी। आप स्वस्थ व निरोग बने रहेंगे। दोस्तों, इसे जानने के लिए हम अपने शरीर के बारे में जानना पड़ेगा। हमारे शरीर की रचना कौन की है और शरीर की रचना करते समय हमें कौन कौन सी आदत बताई गई थी, कौन कौन से नियम बताए गए। दोस्तों, सभी लोग जानते हैं हमारे शरीर की रचना ब्रह्मांड द्वारा की गई है, ब्रह्मा द्वारा की गई है। तो ब्रह्मा ने जब हमारे शरीर की रचना कर रहे थे तो उस समय कुछ नियम बनाए थे। वो नियम कौन से हैं और हमारे तक कैसे पहुंचाया गया, वो नियम हमारे तक आयुर्वेदिक किताबों के माध्यम से बताया गया, आयुर्वेदिक किताबों के माध्यम से हमारे तक पहुंचाया गया। तो दोस्तों, उसमें से छांट करके हम आज आप लोगों के सामने कुछ महत्वपूर्ण नियम, कुछ महत्वपूर्ण आदत के बारे में आपको बताएंगे। अगर मित्रों आप लोगों ने ये आदत अपना ली, ये नियम अपना लिए, तो हमेशा स्वस्थ व निरोग बने रहेंगे। दोस्तों, इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक गाड़ी बनाई जाती है, तो गाड़ी बनाते समय इंजीनियर या उस कंपनी कुछ नियम बनाती है। इस गाड़ी को ऐसे फॉलो करना है, इसकी मतलब एक आपको बुक मिलती है। जब आप गाड़ी खरीदने जाते हैं, अगर छोटी गाड़ी ले रहे हैं तो छोटी बुक मिलती है, बड़ी गाड़ी ले रहे हैं तो बड़ी बुक मिलती है, या कोई फ्रिज लेने चाहते हैं, जो भी सामान लेने जाते हैं, तो दोस्तों उसके साथ एक छोटी सी बुक मिलती है और उसी बुक पे लिखा होता है कि आपको कब गाड़ी की सर्विसिंग करवाना है, कब इसमें मोबिल बदला जाएगा, और दोस्तों इस पे कितने लोग बैठेंगे, कितना लोड लेकर ये गाड़ी चल सकती है। सारी चीजें उस छोटी सी बुक में होता है और आप उसे पूरा फॉलो करते हैं, यानी उतने किलोमीटर चलने के बाद उसकी सर्विसिंग करवाते हैं और मोबिल चेंज करवाते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो गाड़ी का एवरेज कम हो जाता है, गाड़ी का इंजन सीज हो जाता है। तो दोस्तों, उसी समय उसी तरह ब्रह्मा जी ने जब हमारे शरीर की रचना कर रहे थे, तो दोस्तों कुछ प्रकृति के नियम बताए थे, कुछ खाना खाने के नियम बताए थे, इसके साथ साथ कुछ और नियम बताए थे कि आपको इन्हें फॉलो करना है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं आज उन नियम, और ये भी जानते हैं दोस्तों कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें खाने से हम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, हमारे शरीर में कभी किसी पोषक तत्व की कमी नहीं पड़ेगी, वो भी आज हम चर्चा करेंगे। इसलिए सभी मित्रों से विनम्र निवेदन है, वीडियो को बिना स्किप किए हुए, वीडियो को बिना भगाए हुए, वीडियो को लास्ट तक सुनिएगा। दोस्तों, आपका अमूल्य समय है, मैं मानता हूं, लेकिन कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं जो छोटी नहीं की जा सकती है, उसे शेयर करना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों वीडियो पूरा लास्ट तक सुनिएगा। सुनने के बाद जो ज्ञान आपको प्राप्त होगा, जो जानकारी आपको मिलेगी, अपने यार दोस्त मित्रों रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करिएगा, उन्हें भी ये जानकारी मिले और अपने घर पे रह के स्वस्थ व निरोग रहे। इसकी हम 100% गारंटी लेते हैं। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन कर देना, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, पहले हम जानते हैं अपने शरीर के बारे में। दोस्तों, हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है। जब हमारे शरीर में किसी भी पोषक तत्व की कमी होती है तो हमारा शरीर बीमार पड़ जाता है। जैसे जब दोस्तों हमारे शरीर में कैल्शियम और विटामिन डी की कमी होती है तो हमारे शरीर का विकास रुक जाता है, हमारे शरीर में, जोड़ों में, कमर में दर्द होने लगता है। फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर क्या करता है, तो सबसे पहले डॉक्टर एक एनाल्जेसिक टैबलेट देता है, मल्टीविटामिन का टैबलेट देता है, जिसमें सबसे ज्यादा अधिक मात्रा में कैल्शियम, आयरन, विटामिन D3 पाया जाता है। उसका हम सेवन करते हैं तो दोस्तों धीरे धीरे हमारे शरीर का दर्द खत्म हो जाता है। डॉक्टर फिर हमें बताता है आपको अपने खाने में
ताकतवर चीजों का, पौष्टिक चीजों का सेवन करना चाहिए। इससे आपका शरीर स्वस्थ व निरोग रहता है। आप उसका पालन करना शुरू करते हैं तो उसी तरह से हमारे शरीर में हर एक विटामिन का अलग अलग रोल होता है। जब हमारे शरीर में जिस विटामिन की कमी होती है उस विटामिन से संबंधित हमारे शरीर में विकार उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पे हमें ये करना चाहिए कि हमें एक अच्छी डाइट को फॉलो करना चाहिए जिसमें सभी प्रकार के प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं। तो दोस्तों, जब हम सभी प्रकार के प्रोटीन्स, विटामिन्स युक्त अनाज का सेवन करते हैं, खाने का सेवन करते हैं, डाइट को शामिल करते हैं तो हम स्वस्थ व निरोग। तो आज हम आपको वो अनाज भी बताएंगे और डाइट भी बताएंगे जिसमें प्रचुर मात्रा में सभी प्रकार के विटामिन्स पाए जाते हैं। कब लेना है, कितनी मात्रा में लेना है, इसे हम लास्ट में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, अब उसके बाद हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं। 3 दोष कौन से हैं? वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। जब हमारे शरीर का वात दोष बढ़ जाता है तो शरीर में 40 से 45% यानी 60% तक बीमारियां उत्पन्न होती हैं। हमारे शरीर का दोस्तों जब पित्त रोग बढ़ जाता है तो 15 से 20% बीमारी होती है और हमारे शरीर का जब कफ रोग बढ़ जाता है तो 5 से 10% बीमारियां होती हैं। यानी कि 100% हमारा शरीर, जब हमारे शरीर का वात पित्त कफ बढ़ जाता है तभी होता है। दोस्तों, ये वात पित्त कफ क्या हमारी देन है, भगवान की देन है? जी दोस्तों, हमारे शरीर में ये वात पित्त कफ नेचुरली पाया जाता है। अगर हमारे शरीर में वात पित्त कफ नहीं पाया जाएगा तो हम 1 मिनट जिंदा नहीं रह सकते। ये हमारा शरीर अपने आवश्यकता के अनुसार वात पित्त कफ कम बेशी बनता रहता है। बस हमें सिर्फ इतना ही ध्यान देना है, वात पित्त कफ को जो बढ़ाने वाली चीजें हैं उन्हें नहीं खाना है। तो वात पित्त कफ हमारे शरीर में नहीं बढ़ेगा, अपने हिसाब से वात पित्त कफ बनता है। और दोस्तों, सबका शरीर एक समान नहीं होता है, सबका नेचर एक समान नहीं होता है। किसी का शरीर वात पित्त होता है, किसी का पित्त संबंधित होता है, किसी का कफ ज्यादा। यानी कि हर एक आदमी के शरीर में अलग अलग तरह के वात पित्त घटते बढ़ते रहते हैं। तो किसी की वात प्रवृत्त होता है, किसी का कफ प्रवृत्त होता है। तो ये शरीर है, ये प्रकृति है, नेचर के हिसाब से अपने आप में मैनेज कर लेता है। बस हमें सिर्फ इतना ध्यान देना है, वात पित्त कफ को बढ़ाने वाली चीजें का सेवन नहीं करना है। ये हो गया। और दोस्तों, ये वात पित्त कफ हमारे शरीर में अपने आयु के अनुसार, यानी आयु के अनुसार घटता बढ़ता रहता है। जैसे दोस्तों, जब हम जन्म से बाल्यावस्था के बीच में होते हैं तो हमारे शरीर में सबसे ज्यादा कफ बनता है और इस समय हम नासमझ होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए उस समय बच्चा होता है, बाल्यावस्था में बच्चे होते हैं, बच्चे को कुछ नहीं पता होता है। तो हम पेरेंट्स की ये जिम्मेदारी होती है अपने बच्चों को वात पित्त कफ को जो बढ़ने वाली चीजें उन्हें नहीं देना है। तो हमारा बच्चा क्या होगा? वात पित्त कफ से संबंधित जो चीजें हमें नहीं देना है तो हमारे बच्चे के शरीर में कफ सबसे ज्यादा नहीं बनेगा, तो बीमार नहीं पड़ेगा। अब दोस्तों, जब हम बाल्यावस्था से युवावस्था में प्रवेश करते हैं, यानी 15 साल से 60 साल के बीच में जब हम होते हैं, ये हमारे शरीर का युवा अवस्था होता है। सबसे ज्यादा हम 45 साल तक युवा अवस्था में रहते हैं। युवा अवस्था में अपने हिसाब से शरीर सबसे ज्यादा पित्त दोष को बनाता है। पित्त यानी पित्त एक प्रकार की एंजाइम होती है। पित्त एक प्रकार का रस होता है जो खाने को पचाता है। तो सबसे ज्यादा एंजाइम हमारे शरीर में कब बनता है? जब हम युवा अवस्था में होते हैं। क्यों बनता है? क्योंकि दोस्तों, इस समय हम अपने लाइफ स्टाइल में होते हैं, इस समय हम मतलब भाग दौड़ भरी जिंदगी में होते हैं और दोस्तों पारिवारिक जीवन में होते हैं। तो कुछ कहीं ना कहीं पार्टी फंक्शन दोस्तों आप अटेंड करते हैं या इस समय हम बच्चों के साथ एंजॉय करते हैं तो कुछ तली भुनी चीजें खाते हैं। तो देखिए, प्रकृति की ये देन है, इस समय पित्त ज्यादा बनता है, ये जिससे ये सारी चीजें पच जाए, डाइजेस्ट हो जाए। तो बस हमें इतना ध्यान देना है, जो इसके विरुद्ध आहार है, इसके विरुद्ध आहार को हमें नहीं लेना है। अब दोस्तों, जब हम बाल्यावस्था के बाद युवावस्था में आए, युवावस्था के बाद जब हम वृद्धावस्था में जाते हैं, यानी 60 साल के प्लस जाते हैं, तो इस समय हमारे शरीर में सबसे ज्यादा वात बनता है, वात रोग। तो वात रोग बनता है, तो वात रोग को जो बनाने वाली चीजें वो हमें नहीं खाना चाहिए। यह दोस्तों, इनका हमारे शरीर में एक स्थान भी फिक्स है। ये दोस्तों, हृदय से सर तक का जो स्थान होता है, एक कफ रोग का स्थान होता है।
हृदय से नाभि तक का जो स्थान होता है दोस्तों, ये पितरोग का स्थान होता है। और नाभ से नीचे पैर तक का जो स्थान होता है दोस्तों, वात रोग का स्थान होता है। तो दोस्तों आप लोग क्लियर हो गए होंगे वात पित्त कफ क्या चीज है, और यही सबसे बड़ा कारण है हमें बीमार बनाने का। तो वात पित्त कफ को जो बढ़ाने वाली चीजें, हमें उनका सेवन नहीं करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अब सबसे पहले जानते हैं वात पित्त कफ रोग के लक्षण क्या है, जिससे आप पहचान सकें कि आपके शरीर में यह दोष बढ़ा हुआ है। फिर उस दोष जो बढ़ा हुआ है उससे संबंधित चीजों का सेवन आप मत करिए। तो दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं वात रोग के लक्षण। वात रोग के लक्षण में दोस्तों आता है 80 प्रकार के वात रोग, 7 प्रकार के बुखार, घुटना कमर जोड़ों में दर्द, संधिवात, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, लकवा, गठिया, हाथ पैर शरीर कांपना, पूरे शरीर में सूजन, कहीं पे भी दबाने से गिढ़ा हो जाना, लिंग दोष, नामर्दी, इंद्री में लूजपन, नसों में टेढ़ापन, छोटापन, उत्तेजना की कमी, मंद बुद्धि, वीर की कमी, बुढ़ापे की कमजोरी, मिर्गी, चक्कर आना, एकांत में रहना, ये सारे लक्षण वात रोग के लक्षण हैं। इनमें से अगर आपको कोई भी लक्षण प्रकट हो रहा है या नजर आ रहा है तो समझ लीजिए आपके शरीर में वात रोग बढ़ा है। तो वात रोग को बढ़ाने वाली चीजों का सेवन मत करिए। अब दोस्तों हम जानते हैं पित्त रोग के क्या लक्षण है। पित्त रोग के लक्षण प्रकट होते हैं दोस्तों पेट फूलना, दर्द, दस्त, मरोड़, गैस, खट्टी ढकारे, एसिडिटी, अल्सर, पेशाब में जलन, रुक रुक कर बूंद बूंद कर बार बार पेशाब का आना, पथरी, शीघ्र पतन, स्वप्न दोष, लार जैसे धातु का गिरना, शुक्राणु की कमी, बाझपन, खून जाना, लीकोरिया, गर्भाशय, ओवरी में छाले, अंडकोश का बढ़ना, एलर्जी, खुजली, शरीर में दाने, शीत का निकलना, सभी प्रकार के सिर दर्द, मधुमेह से उत्पन्न शीघ्र पतन, कमजोरी, इंसुलिन की कमी, पीलिया, खून की कमी, बवासीर, सफेद दाग, माहवारी का कम या ज्यादा आना, ये सारे लक्षण पित्त रोग के लक्षण है। इनमें से कोई भी लक्षण अगर आपको नजर आ रहा है तो समझ लीजिए सावधान हो जाइए। उस पित्त से संबंधित जो चीजें हैं उनका सेवन आप मत करिए। अब दोस्तों हम समझ लेते हैं कफ रोग के क्या लक्षण है। बार बार सर्दी, खांसी, छींक का आना, एलर्जी, इस्नोफिलिया, नजला, टीबी, सीने में दर्द, घबराहट, मृत्यु का भय, हार्ट अटैक के लक्षण, सांस का फूलना, गले में दर्द, गांठ, सूजन, टॉन्सिल, कैंसर के लक्षण, थायराइड, ब्लड प्रेशर, बिस्तर पे पेशाब करना, शरीर या मुंह से बदबू आना, लीवर, किडनी में दर्द, सूजन, सेक्स इच्छा की कमी, चेहरे का कालापन, मोटापा, जांघों का आपस में जुड़ना, गुप्तांग में खुजली, घाव, फुजा, कान का बहना, शरीर का फूल जाना, गर्भनली का चौक होना, कमजोर अंडाणु आदि, ये सारे कफ रोग के लक्षण हैं। अगर इनमें से कोई भी लक्षण प्रकट हो रहा है तो समझ लीजिए आपके शरीर में कफ रोग बढ़ गया। अब आप मित्रों क्लियर हो गए वात रोग, पित्त रोग और कफ रोग के क्या क्या लक्षण है। अब मित्रों हम यहाँ पे ये जानते हैं वात पित्त कफ तीनों को बढ़ाने वाली कौन सी चीजें हैं, इनका सेवन हमें नहीं करना है। तो चलिए दोस्तों उन्हें हम समझ लेते हैं। और मित्रों विश्वास मानिए अगर इन चीजों को आप छोड़ देते हैं, तो शरीर आपका 100% निरोग रहेगा। और आपके शरीर में अगर कोई बीमारी है वो बीमारी स्वतः धीरे 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 करके अपने आप आपका शरीर उसे ठीक कर लेगा। क्योंकि दोस्तों हमारे शरीर में ऐसे ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो कि अपने आप बीमारी को खा सकते हैं, बीमारी को ठीक कर सकते हैं। बस हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। और जब आप हमेशा खुश रहते हैं तो आपके शरीर से खुशी के हार्मोन्स रिलीज होते हैं और यही हार्मोन्स दोस्तों हर एक बीमारी को नष्ट कर देते हैं। इसीलिए कहा जाता है हमेशा खुश रहिए, इंजॉय करिए, कभी हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों एक एक करके जानते हैं वो कौन सी चीजें हैं जिनका सेवन हमें नहीं करना चाहिए। दोस्तों अगर इन चीजों का आप सेवन नहीं करेंगे इससे आपके शरीर पर कोई दुष्परिणाम नहीं पड़ेगा। अगर इनका सेवन आप करते हैं बल्कि तब आपके शरीर पर दुष्परिणाम पड़ता है, हमारा शरीर बीमार होता है। तो हम इनको खाएं क्यों,
इनको ना खाने से जब हम स्वस्थ रह सकते हैं तो क्यों खाएं। तो दोस्तों आज से अभी से इनका त्याग कर दीजिए। दोस्तों सबसे पहली चीज है चीनी। चीनी से जितनी भी बनी हुई चीजें हैं, ये सारी चीजें हमारे लीवर को पचाने में बहुत मेहनत करना पड़ता है। नॉर्मल खाना आप खाते हैं तो दोस्तों 3 से 4 घंटे में डाइजेस्ट हो जाता है, लेकिन अगर चीनी से बनी हुई कोई भी चीज आप खाते हैं तो इसे पचाने में लीवर को 7 से 8 घंटे लगता है। तो इनका सेवन नहीं करना। और दूसरी तरफ ये हमारे लिए कैसे खतरनाक। दोस्तों चीनी किससे बनता है? गन्ने से बनती है। गुड़ किससे बनता है? गन्ने से बनता है। तो गन्ने से दोनों चीजें बनती है, लेकिन गुड़ में कोई प्रोसीजर ज्यादा नहीं होता है और इसमें केमिकल नहीं मिलाया जाता। चीनी में दोस्तों 5 से 6 प्रोसीजर होता है और दोस्तों इसमें कुछ ऐसे केमिकल मिलाए जाते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। उन्हीं में से एक केमिकल है सल्फर। वही सल्फर जो गोला बारूद में यूज होता है उसी को हम खा रहे हैं। तो दोस्तों जो कि हमारे शरीर में जाकर एसिडिटी को बनाता है, गैस को बनाता है। तो दोस्तों इसमें सल्फर पड़ा है, इसलिए हमें चीनी नहीं खाना चाहिए और चीनी से बनी हुई कोई चीज भी नहीं लेना चाहिए। दूसरी चीज है दोस्तों मैदा। मैदा किससे बनता है? मैदा बनता है गेहूं से और गेहूं से आटा भी बनता है, लेकिन आटा डायरेक्ट गेहूं को ऐसे पीस करके बनता है, जबकि मैदे को बनाने के लिए इस पर की जो ऊपर की लेयर है जिसमें फाइबर पाया जाता है, ऊपर की लेयर को निकाल दिया जाता है। ऊपर ऊपर की एक परत निकाल दी जाती है। फिर इसमें क्या बचता है? वेस्ट बचता है जो हमारे लिए हानिकारक है। चिकना चीजें बची और चिकनी हुई चीजें हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती है। और मैदा एकदम पतला होता है, ऊपर से इसमें कुछ मिलावट कर दी जाती है, वो और खतरनाक हो गया। इसीलिए दोस्तों मैदा से बनी हुई कोई चीज हमें नहीं खाना चाहिए। अगला चीज है दोस्तों रिफाइन किया गया तेल व डालडा। और इस समय मार्केट में डबल रिफाइन किया गया तेल आया रहा है और जो ऐसे प्रचार किया जा रहा है जैसे कि हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। आयुर्वेद में कहा गया है तेल आप सब खाइए, सब तेल आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। उसमें अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है और अच्छा कोलेस्ट्रॉल ही हमें चाहिए। आयुर्वेद में कहीं ऐसा नहीं लिखा गया है कि डबल रिफाइन खाइए, सिंगल रिफाइन खाइए। वहां पे यही किया गया प्रकृति के द्वारा जो चीजें हमें मिल रही है उसे हम नेचुरल फॉर्म में अगर यूज करते हैं तो उसका हमारे शरीर पे कोई साइड इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन जब दोस्तों रिफाइन किया जाता है इसमें 10 से 12 प्रोसीजर किए जाते हैं और इसे 200 टेम्परेचर डिग्री पर हीट किया जाता है और इसमें कुछ केमिकल मिलाए जाते हैं जिससे इसमें जो अच्छी चीजें हैं गुड कोलेस्ट्रॉल वो नष्ट हो जाता है। बचता क्या है? बेड कोलेस्ट्रॉल। और दोस्तों जब इसे डबल रिफाइन किया जाता है तो इसे 10 से 15 प्रकार के प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो दोस्तों तेल जो भी है उसे आप नेचुरल तरीके से खाइए। आपको मूंगफली का तेल खाना है, मूंगफली आप मार्केट से खरीद के लाइए, उसका तेल निकलवाइए, खुद आप उसको खाइए। आपको सोयाबीन का तेल खाना है तो सोयाबीन खरीद लीजिए। जिस तरह से आप सरसों का तेल निकलवाते हैं उसी तरह से उसका भी तेल निकलवाइए, उसका सेवन आप करिए। मार्केट से सरसों आप खरीद लीजिए, उसे खुद जाके आप छोटी चक्की पे, जितनी छोटी से छोटी चक्की हो सके चक्की पे आप उसका तेल निकलवाइए और दोस्तों उसको खाइए। उसमें अच्छा कोलेस्ट्रॉल मिलता है, वो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है। तो ये तेल हमें खाना चाहिए। और दोस्तों आपको अगर प्रैक्टिकली देखना है तो आप मूंगफली खरीद लीजिए और उसका जाके तेल निकलवाइए और जो मूंगफली का तेल आप मार्केट से ला रहे हैं दोनों तेल को आप कंपैरिजन करिए। दोनों तेल बगल बगल रख देंगे तो आप खुद जान जाएंगे कौन सा तेल अच्छा है, कौन सा तेल खराब है। क्योंकि मूंगफली का तेल इसे आपने अपनी आंखों के सामने निकलवाया। ये तेल में झाग होगी, ये तेल मोटा होगा, ये तेल देखने में आपको गंदा लगेगा। तो जान लीजिए अच्छा कोलेस्ट्रॉल है। और जो दोस्तों आप मार्केट से मूंगफली का तेल डालो एकदम पतला सा तेल चमक रहा है, तो आप खुद समझ लीजिए इसमें क्या चीज मिला है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अगर आपको स्वस्थ व निरोग रहना है तो रिफाइन किया गया तेल या डालडा में बना हुआ जितना भी तेल है उनका जितनी भी चीजें हैं उनका सेवन आप मत करिए। और दूसरे दोस्तों ऊपर से मिलावट की जाती है। क्या मिलावट की जाती है? सरसों के तेल में, सोयाबीन के तेल में, इसमें क्या मिलाया जाता है? पामोलिन, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए एकदम खतरनाक है, कैंसर कारक तत्व इसमें पाए जाते हैं। तो दोस्तों इसका सेवन हमें नहीं करना चाहिए। जागरूक बनिए दोस्तों, स्वस्थ रहिए, आप कभी बीमार नहीं होंगे, हमारी 100% गारंटी है। तो दोस्तों डिफाइन किया गया और डालडे से बनाई हुई कोई चीजें हमें नहीं खाना है। अगली चीज है दोस्तों सफेद नमक।
सफेद नमक के स्थान पर आप सेंधा नमक का सेवन करिए, ब्लैक नमक का सेवन करिए, उससे 10 गुना ज्यादा अच्छा ये होता है हमारे स्वास्थ्य के लिए दोस्तों। और क्या आपको नहीं खाना है? डिब्बा बंद जंक फूड, फास्ट फूड, पिज्जा, बर्गर, पैकेट बंद जितने भी सामान है हमें नहीं लेना है। जैसे दोस्तों बिस्किट हो गया, टोस्ट हो गया, ब्रेड हो गया, आइसक्रीम हो गया, ये सारी चीजें, मिठाइयां मार्केट में जितनी भी मिल रही हैं, ये सारी चीजें किससे बनाई गई हैं? ये सारी चीजें मैदे से बनाई गई है, चीनी से बनाई गई है। ऊपर से दोस्तों इन्हें रिफाइन या डालडे में छाना जाता है। छानने के बाद हमारे स्वाद को बढ़ाने के लिए इसमें कुछ बेस डाले जाते हैं। कलरफुल बनाने के लिए आर्टिफिशियल कलर डाला जाता है। और दोस्तों 3 महीने, 6 महीने, 1 साल इनकी एक्सपायरी होती है। तो इतना दिन तक सुरक्षित रखने के लिए इसमें कुछ प्रिवेंटिव डाले जाते हैं, यानी कि एक प्रकार का कीटनाशक, एक प्रकार का जहर डाला जाता है जिससे इसमें कीड़े ना लगे। तो थोड़ा थोड़ा करके ये सारी चीजें हम रोज खा रहे हैं। तो थोड़ा थोड़ा करके जहर हमारे जब पेट में जाएगा तो दोस्तों क्या होगा? हमारा लीवर तो बीमार होगा ही, लीवर कैंसर तो होगा ही, ब्लड शुगर तो होगा ही, ब्लड प्रेशर तो होगा, वो हार्ट अटैक तो आएगा ही। तो दोस्तों इन सारी चीजों का सेवन आज से, अभी से बंद कर दीजिए। ये सारी चीजें हमारे शरीर में वात, पित्त, कफ तीनों को बढ़ाती है मित्रों, वात, पित्त, कफ तीनों को बढ़ाती है। अगर आप इसे एक एग्जाम्पल से समझिए दोस्तों, चिप्स किससे बनता है? आलू से बनता है। बिस्किट किससे बनता है? चीनी से, मैदे से बेस होता है और इसे फिर तेल में छान दिया जाता है। छानने के बाद क्या है दोस्तों, इसे हम 6 महीने इसकी एक्सपायरी होती है, हम खाते हैं। तो दोस्तों चिप्स किससे बनता है? आलू से। तो वही चिप्स आप खुद छान लीजिए घर पे और छान के आप रख दीजिए किसी बंद डिब्बे में, कांच के किसी डिब्बे में जिसमें हवा ना जाती हो, बंद करके आप रख दीजिए। क्या उसे आप 3 महीने बाद खा सकते हैं? नहीं खा सकते। क्यों? क्योंकि दोस्तों उसमें फफूंदी लग गई होगी, कीड़े लग गए होंगे, वो खाने लायक नहीं बचेगा। तो वही चीज जब वहां पे बन रहा है और उसे हम 6 महीने बाद खा रहे हैं, 3 महीने बाद खा रहे हैं, तो कैसे सुरक्षित रखा जा रहा है इतना दिन तक, आपको सोचने वाली बात है। दूसरी चीज, तीसरी तरफ दोस्तों इसे प्लास्टिक में रखा जाता है। प्लास्टिक कैंसर कारक तत्व है। प्लास्टिक में ऐसे कैंसर कारक तत्व पाए जाते हैं और उसी प्लास्टिक में 6 महीने पड़ा रहता है, धूप में, छांव में, इधर उधर फेंका रहता है। फिर हम बड़े प्रेम से उसे खाते हैं। दोस्तों क्यों खाते हैं? दोस्तों अपने स्वाद के लिए, अपने जीभ के, तो अपने जीभ को अपने बस में करिए, कंट्रोल में करिए। अगर आपको स्वस्थ और हेल्थी रहना तो ये चीजें नहीं लेना। और दोस्तों अब बात पित्त कफ को सबसे ज्यादा जो बढ़ाती है और सबसे ज्यादा खतरनाक है वो दोस्तों आज का जो कोल्ड ड्रिंक्स है, डिब्बा बंद जूस है, पैकेट बंद जूस है, डिब्बा बंद खाना है, डिब्बा बंद अचार है। ये सारी चीजें जितनी भी ठंडी चीजें हैं, ठंडी चीजें जितना भी आप ले रहे हैं, चाहे आइसक्रीम हुआ, ये सारी चीजें हमारे शरीर में कफ दोष को बढ़ाती है। ठंडी चीजें हमें नहीं लेना चाहिए। कोल्ड ड्रिंक्स हम क्यों पी रहे हैं? कोल्ड ड्रिंक्स आज हमारे घर का फैशन बन गया। हमारे घर कोई मेहमान आता है, हम कोल्ड ड्रिंक्स को बड़े प्रेम से उसे देते हैं, भैया उसका स्वागत करते हैं। रात में कोई पार्टी फंक्शन चल रहा है, कोल्ड ड्रिंक्स हम बड़े प्रेम से पीते हैं और पूरी रात जाग जाग के पीते हैं। दोस्तों हम अपने मेहमान का स्वागत नहीं कर रहे, हम पार्टी में एंजॉय नहीं कर रहे, हम मौत का एंजॉय कर रहे हैं। हम बीमारी को निमंत्रण दे रहे हैं, कैंसर जैसी बीमारी को निमंत्रण दे रहे हैं, अपने लीवर को बीमार बना रहे हैं। मेरे घर कोई मेहमान आ रहा है, उसका स्वागत हम अमृत से नहीं कर रहे हैं, पॉइजन से कर रहे हैं। उसके स्थान पर उसे 1 गिलास गन्ने का जूस पिला दीजिए, उसके स्थान पर उसे नींबू पानी पिला दीजिए, उसके स्थान पर उसे 1 गिलास जूस पिला दीजिए, शायद उससे सस्ता होगा। 1 गिलास अनार का जूस दे दीजिए, 1 गिलास उसे आप सबसे सस्ता जूस देना है, गाजर का जूस दे दीजिए, और उससे सस्ता आपको देना है चुकंदर का जूस दे दीजिए। इससे आप उनका स्वागत करिए। दोस्तों वो उनके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। शायद उनको ही ना अच्छा लगे और आपको सर्व करने में भी अच्छा ना लगे। लेकिन दोस्तों जरा हम कोल्ड ड्रिंक्स पे प्रकाश डालते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स बनती कैसे? कोल्ड ड्रिंक्स दोस्तों बनती किससे है? चीनी से बनती है, अल्कोहल चीनी से बनती है, बेस होता है, बेस होता है, चीनी होता है, और क्या होता है? सोडा होता है, पानी होता है। ये सारी चीजें आप खुद घोर करके एक प्लास्टिक के बोतल में बंद करके आप रख दीजिए। कहां रख दीजिए? धूप में, बाहर रातें दिन ऐसे पड़ी रहे। और कोल्ड ड्रिंक्स कहां पड़ी रहती है? दुकान पे ऐसे रातें दिन प्लास्टिक के बोतल में पड़ी रहती है।
फिर वो फ्रिज में ठंडी कर दी जाती है, हम उसे बड़े प्रेम से पीते हैं। तो दोस्तों आप उसे बोतल में बंद करके आप रख दीजिए, रात दिन पड़ी रहे, आप उसे 2 महीने बाद आप पीजिए। 2 महीने बाद आप पीजिए तो आप खुद समझ जाएंगे क्या चीजें उसमें कीड़े पड़ जाएंगे, पीने लायक नहीं होगा। तो दोस्तों ये चीजें इन चीजों से बनी हुई है। फिर हम इसे 3 महीने बाद पी रहे हैं, 6 महीने इसकी एक्सपायरी होती है, तो 6 महीने बाद हम पी रहे हैं, तो इतना दिन तक ये सुरक्षित कैसे रखा गया है, इसमें कीड़े क्यों नहीं पड़े हैं, इसे आपको खुद सोचना होगा, इसे आपको खुद सोचना होगा। और ऊपर से दोस्तों ये प्लास्टिक के बोतल में होती है, प्लास्टिक वैसे भी हमारे लिए कैंसर कारक तत्व है। गर्मी पड़ती है मई जून में, ऐसी इतनी तेज गर्मी पड़ती है, अगर आप बोतल में पानी रख देंगे तो शाम तक उसमें चावल पक जाएगा। तो उसी में पानी पड़ा हुआ है, फिर ठंडा कर दिया जाता तो हम पीते हैं। दोस्तों इस पे और ज्यादा प्रकाश डालने की जरूरत नहीं है, खुद आप इसे सोचिए। तो जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, डिब्बा बंद जूस जो भी मिल रहा है, हम एनर्जी ड्रिंक के नाम पे पी रहे हैं, एनर्जी ड्रिंक के नाम पे जूस नहीं पी रहे, एनर्जी ड्रिंक हम नहीं पी रहे, और दोस्तों हम पॉइजन पी रहे हैं, जो आज हमारा युवा भाई, हमारे सभी युवा लोग हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर के शिकार हो रहे हैं। यही कारण है दोस्तों, कोल्ड ड्रिंक्स, अल्कोहल, ठंडा पेय पदार्थ, फ्रिज में रखा हुआ ठंडा खाना, फ्रिज में रखा हुआ ठंडा पानी, इन सब चीजों का आप त्याग कीजिए। भारत जैसे देश में दोस्तों सब लोग ताजा खाना खाते हैं, नॉर्मल पानी पीना चाहिए, और सब्जी हम डेली लाके डेली डेली खाते हैं, और सब्जी हमें फ्रिज में रखना भी नहीं चाहिए। डेली ताजी सब्जी हम खाते हैं, पानी हम नॉर्मल पीते हैं, खाना ताजा खाते हैं, तो फ्रिज की क्या जरूरत है। फ्रिज अपने घर से आज से निकाल दीजिए। फ्रिज हमारे जैसे देश के लिए नहीं है, फ्रिज हमारे लिए नहीं है दोस्तों, कोई इसका महत्व नहीं। अगर फ्रिज आपके घर में पड़ी रहेगी तो कोई ना कोई चीज आप उसमें रखेंगे ही, उसमें रखेंगे और उसका सेवन करेंगे। फल हमें ताजा लाके खाना है, फल भी हमें नहीं रखा जाता फ्रिज में, पानी नहीं रखना चाहिए, खाना भी नहीं रखना चाहिए। खाना अगर आप फ्रिज में रखेंगे फिर दोबारा निकाल के उसे गर्म करके खाएंगे, जबकि खाने को दोबारा गर्म करके नहीं खाया जाता है, खाने को दोबारा गर्म करके नहीं खाया जाता है, तो आप उसमें खाएंगे तो भी आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो नहीं लेना चाहिए। अब ठंडा चीजें हमें क्यों नहीं खाना चाहिए, जरा उस पर भी जान लेते। दोस्तों हमारे शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस हमेशा रहता है। जैसे आप जानते हैं भैया आपकी शरीर गर्म है, कोई मर जाता है तो दोस्तों हम देखते हैं उसके हाथ को छू करके इसका शरीर गर्म है ठंडा है, अगर उसका शरीर गर्म है तो जानते हैं जिंदा है, अगर उसके शरीर ठंडी हो गई तो जान लेते हैं मर गए। तो दोस्तों हमारा शरीर जब गर्म रहता है, तो गर्म चीज में आप ठंडी चीज डालेंगे तो उसका क्या होगा, उल्टा रिएक्शन होगा। जैसे तो उसको तावा पे रोटी बन रही है, तावा आपका गर्म है, और उस तावे पे अगर आप ठंडा पानी डालेंगे तो वहां क्या छन्न की आवाज आती है, और जब वो ठंडा हो जाए तावा, वो जहां पे पानी गिरा ऐसे अंगुली रगड़ेंगे तो कुछ ना कुछ उसका पदार्थ आपके हाथों में लगेगा। उसी तरह से जब आपके शरीर गर्म है, अंदर बाहर सब 37 डिग्री सेल्सियस पे है, तो जब आप ऊपर से एकदम ठंडा से ठंडा बर्फ जमा हुआ ठंडा से ठंडा पानी पी रहे हैं और वो आपके पेट में पानी ठंडा जा रहा है, तो वहां पे भी छन की आवाज आती है, लेकिन उसे हम आप नहीं सुन पा रहे हैं। वहां पे भी कुछ ना कुछ उंगली लगाएंगे, आपके हाथों में पदार्थ लगेगा, आपके अंदर का कोई ना कोई आर्गन डिस्टर्ब होता है, लेकिन आप उसे नजरअंदाज कर रहे हैं, वही आपको बीमार बना रहा है, वही आपको फिर आपका शरीर क्या करेगा, क्या वो ठंडा और गर्म दोनों पानी हमारे शरीर में रहेगा, दोनों चीजें हमारे शरीर में रहेंगी, दो टेम्परेचर की चीजें हमारे शरीर में नहीं रहेगी ना, तो फिर हमारा शरीर क्या करेगा, इस पानी को अपने टेम्परेचर में लाएगा, तो शरीर से एक्स्ट्रा एनर्जी खर्च होती है। अब हमारे शरीर का कहीं ना कहीं पूरे भाग से कहीं ना कहीं खून दौड़ा करके आएगा उस ठंडी चीज को गर्म करने के लिए। तो दोस्तों इसलिए हमें कोई भी ठंडी चीज नहीं खाना चाहिए, रूम टेम्परेचर का पानी पीना चाहिए, रूम टेम्परेचर का खाना खाना चाहिए, आप हमेशा स्वस्थ व निरोग रहेंगे, स्वस्थ व निरोग रहे। दोस्तों यह बात पित्त कफ को बढ़ाने वाली चीजें, इनका सेवन आज से अभी से आप त्याग कर दीजिए, आप स्वस्थ व निरोग बने रहेंगे। अब दोस्तों हम चलिए जानते हैं अपने शाम की आदत में कुछ बदलाव करके। अगर दोस्तों आपने शाम की आदत में बदलाव कर दिया, ये आदत अपना ली, तो शाम की आदत से ही आप 50% स्वस्थ निरोग हो जाएंगे। और एक सुबह की आदत, दो आदत आप अपनी चेंज कर लीजिए। शाम की आदत में क्या है दोस्तों, जैसे आप समझ रहे हैं ये हमारा शरीर प्रकृति से बना है, तो प्रकृति के रूल को हमें फॉलो करना होगा। प्रकृति हमारी यही कहता है कि दोस्तों ये हमारा शरीर
किस पे काम करता है, हमारा पाचन तंत्र किस पे काम करता है। हमारे दोस्तों पेट में एक जठर पाया जाता है जिसे हम जठराग्नि कहते हैं। जठराग्नि, उसका नाम ही है जठराग्नि। वहां पे एक अग्नि जलती है, एक एसिड बनती है, वही एसिड खाने को जलाती है, वही एसिड खाने को पचाती है। वो एसिड इतना तेज बनती है दोस्तों, अगर शायद आप लोहा भी डाल देंगे उसे भी गला देगा। तो जब हम खाना खाते हैं तो दोस्तों वो अग्नि बनना शुरू हो जाती है, वो अग्नि बनना शुरू हो जाती है। तो ये हमारी अग्नि किस पे डिपेंड करती है, सूर्य की रोशनी पर डिपेंड करती है। दोस्तों जैसे ही सूर्यास्त होता है, सूर्योदय होता है, सूर्योदय जैसे होता है यानी सूर्य जैसे निकलने वाला होता है, सूर्य की किरण हमारे शरीर पर पड़ती है। आप देखते होंगे, सो के उठते होंगे, फ्रेश होते होंगे और जैसे इधर उधर करते हैं, 2 घंटे सूर्य निकलने के बाद आपको अच्छी सी भूख लगती है। तो आप समझ लीजिए आपके शरीर में वो जठर तेज होता है, उस समय हमें कुछ ना कुछ खा लेना चाहिए। और जैसे जैसे सूर्य की किरण डाउन होती है यानी सूर्यास्त होने को होता है, हमारा जठर स्लो हो जाता है, यानी कि हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है, ये भी आराम की मुद्रा में आ जाता है। तो इसीलिए कहा गया हमें प्रकृति के नियम के अनुसार दोस्तों सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले खाना खा लेना चाहिए। ऐसा पहले कि हमारे ऋषि मुनि करते थे, हमारे पूर्वज लोग करते थे, दादा दादी यही कहते थे, भैया अभी सूर्य डूबने के पहले खाना खा लो, नहीं तो दिन बैठ जाएगा तो खाने में कीड़ा गिर जाएंगे। मतलब उसे दूसरी तरफ से बताया जाता था। तो हम क्या करते थे, सूर्य डूबने के पहले खाना खा लेते थे। तो लोग उसके बाद क्या करते थे, सूर्य डूबने के बाद तो खाना खा के सो नहीं जाते थे, सोते थे 8-9 बजे। तो सब लोग एक ग्रुप में बैठ के एक दूसरे के घर आ जाके या अपने घर में बैठ के बातें करते थे, 2-3 घंटे जागते थे, 8-9 बजे वो सोने जाते थे। तो 6 बजे पहले खाना खा लिए, 8-9 बजे सोने जाते थे। तो जो कुछ उन्होंने खाया है वो सारा खाना डाइजेस्ट हो जाता था, इसलिए पहले के लोग बीमार नहीं होते थे। और वही रूल चिड़िया लोग फॉलो पहले भी करती थी, पशु पक्षी आज भी फॉलो करते हैं। दोस्तों आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप समझ लीजिए, कोई भी पशु पक्षी, कोई भी जानवर सूर्य डूबने के बाद खाना नहीं खाता है। किसी चिड़ियों को, इसीलिए चिड़िया जानवर कम बीमार होते हैं। चिड़िया को हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर नहीं आता है। तो दोस्तों आप भी उस प्रकृति के नियम को पालन करना होगा। दोस्तों प्रयास करिए सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले खाने का। अगर ऐसा आप नहीं कर पा रहे हैं दोस्तों, दूसरा ऑप्शन अपना लीजिए। सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले कुछ आपको भूख लगती है, आप देखते हैं घर पे है या 5-6 बजे के लगभग आपको खूब अच्छी सी भूख लगती है, चाहे उस समय आप चाय लेते हैं, ब्रेड लेते हैं, बिस्किट लेते हैं या घर से बाहर निकलकर पानी पूरी पिज्जा बर्गर कुछ ना कुछ आप खाते हैं। इस सूर्य डूबने के पहले आपका पाचन तंत्र उत्तेजित होता है, भूख लगती है, उस समय आप खाते, तो उसी समय आपको मैनेज कर लीजिए खाने का, अगर हो रहा है मैनेज तो। नहीं तो दोस्तों उस समय आप 5 से 6 बजे के बीच में कोई हैवी सा नाश्ता ले लीजिए। वो हैवी से नाश्ता सर्वगुण संपन्न हो, सभी तरह के उसमें प्रोटीन से विटामिन से हो, फिर आपको रात को खाने की जरूरत ही ना पड़े। तो आपने 5 से 6 बजे के बीच खा लिया, अब आप रात में 10 बजे 11 बजे सोने जा रहे हैं, तो 3 से 4 घंटे का पूरा समय मिल गया और जो कुछ आपने नाश्ता हैवी किया वो खाना पच जाएगा। अब आपको 10 बजे सोने जाना है, फिर सुबह आप 10 बजे खाना खाएंगे, आपको 12 घंटे का रिलैक्स मिल गया। ये 12 घंटे में आपको पाचन तंत्र को आराम मिल गया, लीवर को आराम मिल गया, आपकी किडनी, हार्ट सबको रिलैक्स मिल गया। अब ये 12 घंटे में आपके शरीर के जितने ऑर्गन है रिलैक्स करेंगे और अपने आप को रिपेयर कर लेंगे। रिपेयर यानी कि दोबारा से पुनः जन्म हो जाता है इनका। और वही उल्टे जब आप 10 से 11 बजे आप खाना खाते तो खाने को पचने में क्या है, सूर्य डूबने के बाद आपका पाचन तंत्र स्लो हो गया। तो जब आप 10 से 11 बजे जो खाना खा रहे हैं वो खाना नहीं है दोस्तों, वो आप मौत को निमंत्रण दे रहे हैं, बीमारी को निमंत्रण दे रहे हैं। जैसे नॉर्मली खाना दिन में जो खाते हैं 3 से 4 घंटे में डाइजेस्ट हो जाता है, वही जब आप रात में खाते हैं दोस्तों वही खाना 7 से 8 घंटे पचने में लगता है। अब आपने 11 से 12 बजे खाना खाया, कितना भाई बंधु ऐसे दोस्तों उनके घर 12 बजे खाना खाया जाता है, तो 12 बजे आप खाना खा रहे हैं, 7 से 8 घंटे उसे पचने में लग गया, सुबह 8 बजे तक आपका खाना पच रहा है, तो आपके अंदर के जितने भी ऑर्गन है उन्हें रिपेयर होने का समय नहीं मिलता। फिर आपने सुबह 8-9 बजे उठा, तुरंत ब्रश किया, बिस्तर पे ही आप हैं, आपने चाय पी लिया, चाय पीने लिया, फिर उसके बाद कुछ नाश्ता उस्ता करके आप दुकान पे चले, मतलब आपके शरीर को एक बार रिलैक्स ही नहीं मिला। दिन रात वो काम कर रहा है, दिन रात वो काम कर रहा है, तो वो पार्ट जल्दी घिसेगा कि नहीं घिसेगा।
तो आप अपने बॉडी को कुछ रिलैक्स दीजिए, खाने पे ही मत जुटे रहिए। दोस्तों हमें खाने के लिए नहीं जिंदा रहना, हमें जिंदा रहने के लिए खाना है। बस हमें उतना ही खाना है जितने से हमारे शरीर को सभी तरह के प्रोटीन्स विटामिन मिल जाए, हम अपने आप को जिंदा रख सके। बस ये मत जुटे रहिए कि हमको घर का सारा अनाज खत्म करना है। अब दोस्तों जब आप शाम को खा लेते हैं तो आपको रिलैक्स मिल जाता है, इसलिए इस प्रक्रिया को अगर ये भी नहीं आप कर पा रहे हैं तो दोस्तों आपको 7 से 8 बजे के बीच में हल्का खाना खाना है, जिसे हम कहते हैं मुंह जूठा करना। तो आप सिर्फ खाना हल्का खाइए, मुंह जूठा कर लीजिए, एक सब्जी रोटी कुछ लेकर के मुंह जूठा करके आप हो जाइए, ये भी खाना ठीक से हो जाएगा। तो रात का खाना जो भी आप खाइए, पहले खाने के बाद दोस्तों उसी मुद्रा में आप बैठे रहिए, आधे घंटे 40 मिनट आप बैठे रहिए, अपने परिवार के साथ बातें करिए, अच्छी सी बातें करिए, घर के साथ कुछ डिस्कशन करिए। उसके बाद दोस्तों आपको 1000 कदम चलना है, 1000 कदम 500 कदम आपको चलना है। खाना खाने के बाद रात में आधे घंटे बैठे रहना है, उसके बाद 500 या 1000 कदम स्लो स्लो टहलना है। रात के खाने और सोने में कम से कम 3 से 4 घंटे का डिफरेंट होना चाहिए। 50% बीमारी दोस्तों रात के खाने से होती है, और लेकिन आज उसका उल्टा हो रहा है। हम आप सबके घरों में क्या होता है दोस्तों, रात के समय में ही सबसे अच्छा खाना बनता है, जैसे दाल चावल रोटी सब्जी पूरी पनीर गोश्त मछली, यानी जितनी भी तली भुनी चीजें हैं, जितने भी गरिष्ठ भोजन है, सब रात में ही बनते हैं। दोस्तों दिन में सब लोग कम खाते हैं, खूब रात में जम के खाते हैं। ये सोच कर दिन में हम भाग दौड़ में रहते हैं, रात में अच्छा खाना खाते हैं, ये उल्टा कर रहे हैं। रात में तो हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है और रात में आप तली भुनी चीजें खा रहे हैं। दोस्तों आप स्वस्थ निरोग रहना चाहते हैं तो रात में तली भुनी चीजों का त्याग कर दीजिए, रात में हल्का खाना खाइए, रात में कभी पनीर मत लीजिए, रात में कभी दोस्तों सलाद का सेवन मत करिए, रात में कभी भी हैवी डाइट आपको नहीं लेना चाहिए। सात्विक खाना रात का होना चाहिए, एकदम हल्का सुपाच्य खाना होना चाहिए और सजीव खाना होना चाहिए। ये रात के नियम अपना लीजिए। अब खाने से संबंधित सावधानी आप समझ गए। अब दोस्तों अब आपको सोने जाना है, तो सोने से पहले आप जानते हैं दोस्तों हमें हाथ मुंह पैर अच्छी तरह से धुल लेना है। दोस्तों हाथ मुंह पैर अच्छी तरह से आप धुल लीजिए। अगर ठंडी का सीजन है तो गुनगुना पानी से हाथ पैर धुलिए, लेकिन मुंह और आंख को हमेशा ठंडे पानी से ही धुलना चाहिए। हमें एक गले के ऊपर गर्म पानी कभी नहीं डालना चाहिए, ना तो सर पे ना तो आंखों में। इससे दोस्तों बाल टूटने का डर रहता है। अगर आप सर पे गर्म पानी डालते हैं, आंखों को अगर गर्म पानी से धुलते हैं तो आंखों के से संबंधित बीमारी उत्पन्न होती है, आंखों की रोशनी कम होती है। इसलिए गले के ऊपर जो भाग है कभी भी गर्म पानी नहीं पड़ना चाहिए। तो हाथ पैर दोस्तों गुनगुने पानी से धुलिए, अपनी आंख को और दोस्तों अपने चेहरे को ठंडे पानी से धुलने के बाद हाथ पैर अच्छी तरह से पोंछ लेना है, साफ कर लेना है। अब जब आप बिस्तर पे जाएंगे दोस्तों, आपके शरीर के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण अंग हैं जहां पे आपको शुद्ध सरसों का तेल लगाना है। शुद्ध सरसों का तेल ले लीजिए, या आप जिस स्टेट से हैं जैसे वहां पे कौन सा तेल सबसे ज्यादा होता है उसी हिसाब से हमारा ये शरीर ढल जाता है, उसी हिसाब से हमारे शरीर ढल जाता है। तो दोस्तों वो तेल ले लीजिए। जैसे मान लीजिए आप केरला से हैं, आपके यहाँ सबसे ज्यादा दोस्तों नारियल होता है तो आप नारियल का तेल लगा सकते हैं। आप ऐसे स्टेट से हैं जहां सबसे ज्यादा दोस्तों तिल का तेल होता है तो आप तिल का तेल लगा सकते हैं। दोस्तों सरसों इसलिए हम बताते हैं, सरसों हर एक जगह होता है तो सरसों का तेल सबसे अच्छा, लेकिन ये तेल आपके घर का होगा। तो दोस्तों कौन से अंग हैं जहां पे आपको तेल लगाना है, तो दोस्तों आपके शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है आपकी नाक। नाक के पीछे एक पेकोटी ग्रंथि पाई जाती है, और ये पेकोटी ग्रंथ शरीर की सबसे शक्तिशाली ग्रंथि होती है, और इसी ग्रंथि से शरीर की सारी नसें जुड़ी होती है। इसी ग्रंथि से शरीर की सारी नसें जुड़ी होती है, इसलिए पेकोटी ग्रंथि सबसे शक्तिशाली नस है। आपको दोस्तों क्या करना है, सबसे पहले अपने नाभ में शुद्ध सरसों का तेल आपको लगाना है। 1 से 2 बूंद शुद्ध सरसों का तेल आप नाभ में लगाएंगे। नाभ में जब दोस्तों शुद्ध सरसों का तेल लगाते हैं तो इसके बहुत सारे बेनिफिट है। आपका पाचन तंत्र हमेशा स्ट्रांग रहता है, आपको नींद अच्छी आती है, चिंता डिप्रेशन से मुक्ति मिलती है। इसके साथ साथ दोस्तों शरीर में
कहीं पे भी कोई दर्द है उस दर्द से आपको निजात मिलता है। ऐसे इसके बहुत सारे बेनिफिट है। तो पहला अंग सबसे महत्वपूर्ण अंग है दोस्तों, यह नाभ है। आप जब छोटा सा बच्चा होता है, माताएं देखिए मीचती हैं बच्चे को, जब तेल की मालिश करती है तो नाभ में तेल लगा के दोस्तों उसको पहले साफ करती हैं और उसके बाद उसमें फूंका मारती हैं। फूंका मारने के बाद उसमें तेल लगाती हैं। तो नाभ में तेल छोटे बच्चों को लगाया जाता है। तो दोस्तों वो प्रक्रिया हम बड़े होते जाते हैं, धीरे धीरे छोड़ देते हैं, तो उसे हमें छोड़ना नहीं चाहिए। हमें आज भी नाभ में तेल लगाना चाहिए, चाहे स्त्री पुरुष चाहे जो भी है, बूढ़े बच्चे जो भी है, सबको नाभ में तेल लगाना चाहिए। पहला स्थान हो गया। दूसरा स्थान हो गया दोस्तों आपका पैर का तालू। देखिए माताएं बहनें जब छोटे बच्चे को मीचती थी तो दोस्तों पैर के तालू में खूब तेज तेज मालिश करती थी, ऐसे रगड़ती थी। तो दोस्तों जब आप सोते समय पैर के तालू में शुद्ध सरसों के तेल की मालिश करते हैं, और मालिश करिए, चाहे आप करिए चाहे आपके घर कोई आपका परिवार करे, जैसे आपकी पत्नी है, आप सोने जा रहे हैं तो आप पत्नी आपके पैर में तेल की मालिश करे, तो जैसे ही तेल की मालिश करना शुरू होता है दोस्तों आप देखते हैं अच्छे से आपको नींद आना शुरू हो जाती है। इससे नींद बढ़िया आती है, चिंता डिप्रेशन दूर होता है, शरीर का दर्द दूर होता है। ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स है। तो पैर के तालू में आपको तेल लगाना है। और अगला जो शरीर का महत्वपूर्ण अंग है वो दोस्तों आपका सर है। आप अपने सर में शुद्ध सरसों का तेल लगाइए, बाकी किसी तेल के प्रचार पे मत आइए। सबसे बढ़िया तेल, सबसे अच्छा तेल होता है आपका शुद्ध सरसों का तेल अपने घर का। तो सर में दोस्तों शुद्ध सरसों का तेल लगाइए। जैसे आप सर में शुद्ध सरसों का तेल लगाएंगे आपको अच्छी से नींद आना शुरू हो जाती है। तो ये 3 अंग पे शुद्ध सरसों का तेल लगाना है। आपका एक और महत्वपूर्ण अंग बचा है, वो है आपकी नाक। नाक में दोस्तों आपको देसी गाय का घी, वो भी घर का देसी गाय का घी, एक बूंद इस नाक में एक बूंद इस नाक में, दोनों नाक में एक एक बूंद डाल के सोइए दोस्तों। इसके बहुत जबरदस्त बेनिफिट है। अगर किसी के कान के पर्दे में छेद हो गया तो कान के पर्दे का छेद धीरे धीरे बंद हो जाएगा। आपको नाक से संबंधित एलर्जी कोई है तो वो भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। नाक से खून आ रहा है वो भी बंद हो जाएगा। माइग्रेन की समस्या वो भी बंद हो जाएगी। आप अगर चिंता डिप्रेशन की कोई दवा ले रहे हैं या किसी को पागलपन का दौरा पड़ रहा है तो कुछ दिनों में धीरे धीरे वो बंद। दोस्तों ये नेचुरल तरीका, ये नहीं कि आपने 10 दिन किया, 1 महीने किया, बंद हो जाएगा। इसे करते रहिए। इसका साइड इफेक्ट तो है नहीं, फायदे ही फायदे आपको मिलेंगे। ये मत सोचिए 4 दिन हमने किया सर जी तो कुछ नहीं हुआ, ऐसा सोच के मत करिएगा। ये सोचिए हमारा शरीर है, हमें शरीर की देखभाल कर रहे हैं। जैसे जब गाड़ी हमारे पास है, गाड़ी की हम टाइम टाइम से सर्विसिंग कराते हैं, तो ऐसे जान लीजिए हम अपने शरीर की देखभाल करने के पर्पज से करिए, फायदे ही मिलेंगे, नुकसान नहीं मिलेगा। तो दोस्तों चिंता डिप्रेशन की अगर आप मेडिसिन ले रहे हैं तो 1 से 2 महीने में वो दवा बंद हो जाएगी, आपको नींद अच्छे से आएगी। तो दोस्तों शुद्ध देसी गाय का घी आपके घर का होना चाहिए, एक किसी कंपनी या पैकेट का नहीं होना चाहिए। दावा तो करते हैं लेकिन शुद्ध नहीं दे सकते, हमारी 100% गारंटी है। तो दोस्तों ये 4 अंग है, इन 4 अंगों पे ये चीजें आप लगाइए, रात को ये जरूर करिए। अब जब रात की इतनी प्रक्रिया आपने कर लिया तो दोस्तों सुबह आपके आराम से नींद खुल जाएगी। और ये दोस्तों सोने का जो प्रयास है ये 10 से 11 बजे तक लेटेस्ट सो जाइए आज की लाइफ स्टाइल के हिसाब से। और सोने के 2 घंटे पहले आप अपने मोबाइल को स्विच ऑफ करके रख दीजिए, जिससे आप डिस्टर्ब न। और सोने के 2 घंटे पहले मोबाइल को मत छुइएगा। दोस्तों मोबाइल से जो रेडिएशन निकलती है, जो किरणें निकलती है, हमारे दिल और दिमाग को डिस्टर्ब कर देती है। इसलिए सोने से 2 घंटे पहले इसको से दूरी बना लीजिए। अब रात में जब 10 से 11 बजे आप सो जाएंगे तो सबसे फर्स्ट क्लास आपकी नींद पूरी हो जाएगी, और एक ही झटके में आपकी नींद पूरी हो जाएगी। सुबह आपकी नींद 4 से 5 बजे के बीच खुल जाएगी। अब दोस्तों आप सुबह की आदत अपनाना है, इस सुबह की आदत अपना लीजिए, रात की आदत अपना लीजिए, आप 100% स्वस्थ व निरोग रहेंगे। तो सुबह की आदत क्या करना है, 4 से 5 बजे जब आपकी नींद खुल जाए तो उठ जाना है, सोना नहीं है। उठने के बाद सबसे पहले दोस्तों 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी, बासी मुंह, जो मुंह में लार है इसी के साथ पीना है, मुंह को नहीं धुलना है। तो 1 से 2 गिलास जब आप पानी पीते हैं तो आपके लीवर डिटॉक्स हो जाता है। जो मुंह में लार होती है दोस्तों ये आपके लीवर को डिटॉक्स कर देती है। और इस सुबह गुनगुना पानी पीने के और क्या बेनिफिट्स है दोस्तों, आपको अगर गैस कब्ज एसिडिटी है तो गैस कब्ज एसिडिटी दूर हो जाते हैं। तो पानी पीने के बाद फ्रेश हो जाइए। अभी जो 5 बजे से 7 बजे 2 घंटे का जो अमूल्य समय है, ये 2 घंटे अमूल्य समय आप अपने लिए निकालिए।
अपने शरीर को स्वस्थ व निरोग बनाने के लिए निकालिए, अपने शरीर को दोस्तों हष्ट पुष्ट बनाने के लिए निकालिए। ये 2 घंटा किसी के साथ कंप्रोमाइज मत करना, किसी के साथ शेयर मत करना। दोस्तों 2 घंटे के लिए आप परिवार से, मोबाइल से डिस्कनेक्ट हो जाइए। आपके साथ मोबाइल नहीं होगा। अब आप निकल जाइए बाहर फील्ड में, चाहे पार्क में, चाहे जहां निकल जाइए। अब ये 2 घंटे के बीच में आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। आपको रोज करना है दोस्तों। सबसे पहला काम है 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक। 5 से 6 किलोमीटर का ये मॉर्निंग वॉक आप आधे घंटे में इसे कवर करेंगे। चाहे आप 15 साल के हैं कि 85 साल के हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार अपने हिसाब से तेज चलिए, दौड़ लगाइए, जैसे भी आपकी उम्र है उसी हिसाब से इसे आधे घंटे में कवर करेंगे। दोस्तों जब इसे आप आधे घंटे में कवर करने का प्रयास करेंगे तो आप देखेंगे आपके हार्ट बीट जो है नॉर्मल से 10 गुना तेज हो जाएगी। आपका जो हार्ट है ये तेज तेज धड़कने लगेगा, और जितने तेज तेज आपका ये हार्ट धड़कता है, ब्लड सर्कुलेशन उतने तेज हमारे शरीर में फ्लो करता है, तो हमारे शरीर में गर्मी होगी, नसों में खूब खून का दौड़ा होने लगेगा, नसों में हमारे कहीं रुकावट है तो धीरे धीरे वो कम हो जाएगी। ये सारी प्रक्रिया एक दिन नहीं करना, इसे आप लाइफ टाइम के लिए शुरू कर दीजिए। आज आप 15 साल के हैं तो आज से शुरू कर दीजिए। देखिए आपकी जिंदगी 10 से 20 साल बढ़ जाएगी, आपकी उम्र 10 से 20 साल बढ़ जाएगी, और आप हमेशा स्वस्थ व निरोग बने रहेंगे। तो दोस्तों जब ब्लड सर्कुलेशन तेज होगा तो शरीर में गर्मी होगी, तो पसीने के माध्यम से आपके शरीर में जो विषैले पदार्थ हो निकल के बाहर हो जाएंगे। अभी आपका मॉर्निंग वॉक कहाँ पे करना है, उसके लिए स्थान आपका अच्छा होना चाहिए। वो स्थान कैसा होना चाहिए, जहां पे मिट्टी हो, हरी घास हो, वहीं पे आपको मॉर्निंग वॉक करना है नंगे पांव। तो नंगे पांव जब आप मॉर्निंग वॉक मिट्टी पे करते हैं, हरी घास पे करते हैं, तो उसके अलग ही बेनिफिट है। दोस्तों जब आप मिट्टी पे मॉर्निंग वॉक करते हैं तो छोटे छोटे कंकड़ होते हैं, उबड़ खाबड़ मिट्टी होती है, उस पे आपका पैर पड़ता है, एक को प्रेशर का काम होता है, और ऊपर से जो दोस्तों घास पे उसकी बूंदें पड़ी है, ये उसकी बूंदें जब आपके पैर में लगता है तो दोस्तों जैसे घासें हरी भरी होती है, ऐसे हमारा चेहरा हमेशा हरा भरा दिखेगा, चेहरे पे लाइटिंग बनी रहेगी, और हमारे आंखों की रोशनी तेज होती है। आंखों से संबंधित कभी कोई आपको समस्या नहीं होगी। भविष्य में अगर आज आप 15 साल के हैं, आज से आपने ये रूल अपना लिया है, तो आपको कभी भी चश्मा नहीं लगेगा, ये हमारी गारंटी है। और उसी घास की तरह आपका चेहरा भी हमेशा खिला रहेगा। तो दोस्तों हमें मॉर्निंग वॉक नंगे पांव, 12 महीने नंगे पांव हरी घास पे मिट्टी पे ही करना है। ये जब आपका मॉर्निंग वॉक कंप्लीट हो जाए, क्योंकि दोस्तों ये हमारा शरीर मिट्टी से बना हुआ है, तो मिट्टी के संपर्क में हमें रहना ही पड़ेगा। एक कछुआ है वो हमेशा मिट्टी में रहता है, और सबसे ज्यादा दिन तक जिंदा कछुआ ही रहता है। लेकिन आज हमारी क्या प्रवृत्ति हो गई है दोस्तों, हमारे शरीर में तो 50 साल बीत जा रहे हैं, 20 साल बीत जा रहे हैं, कभी शरीर में मट्टी ही नहीं लगती। दिन भी हम चप्पल पहने रहते हैं रबड़ का, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और दोस्तों चप्पल निकाले हैं तो बिस्तर पे जाते हैं, बिस्तर से उठते हैं फिर चप्पल पहनते हैं, चप्पल निकालते हैं तो जूता पहनते हैं, जूता चप्पल बिस्तर, जूता चप्पल बिस्तर, बस इसी पे हमारी जिंदगी गुजर जा रही है। मिट्टी से हमारा संपर्क भी नहीं हो पा रहा है, जबकि ये हमारा शरीर मिट्टी से बना है, और मरने के बाद मिट्टी में ही मिल जाता है, मिट्टी में ही मिल जाता है। तो दोस्तों हमें मिट्टी में संपर्क में रहना चाहिए, धरती माता के संपर्क में रहना चाहिए। तो कम से कम 2 घंटे तो धरती माता के संपर्क में रहिए, धरती माता का तो आशीर्वाद है, 2 घंटे लीजिए। तो हमें मॉर्निंग वॉक दोस्तों नंगे पांव ही करना है। अब आपका मॉर्निंग वॉक कंप्लीट हो गया, 2 योगा आपको करना है कंटिन्यू। पहला योगा है दोस्तों अनुलोम विलोम, जिसे हम नाड़ी शोधन योगा कहते हैं। आधे घंटे डेली आपको कंटिन्यू करना है। अगर आधे घंटे आप अनुलोम विलोम कर रहे हैं तो आपके शरीर में कहीं भी कोई गांठ है तो दोस्तों गांठ स्वतः धीरे धीरे ठीक हो जाएगी, नहीं है तो आपके शरीर में कभी कोई गांठ नहीं बनेगी, और गंभीर कोई बीमारी हो, बीमारी धीरे धीरे आपका शरीर खुद ठीक कर लेगा। इसको करने के बाद आप 15 से 20 मिनट या 10 से 15 मिनट कम से कम कपाल भाती करेंगे। कपाल भात करने के बहुत सारे बेनिफिट है। अगर आप 10 से 15 मिनट कपाल भात कर रहे हैं तो दोस्तों पाचन तंत्र से संबंधित अंदरूनी कोई बीमारी नहीं होगी। आपका वेट बढ़ा हुआ वेट कम हो जाएगा, अगर आपका वेट कम है तो वेट भी बढ़ जाएगा। और उससे संबंधित दोस्तों जैसे लीवर से संबंधित कोई बीमारी है, लीवर आपको भूख नहीं लगती है, लीवर सिरोसिस है, लीवर कैंसर है, कोई भी बीमारी है दोस्तों, धीरे धीरे बीमारी रिजॉल्व होने लगेगी। और आपको बीमारी नहीं है तो
बीमारी नहीं होगी। तो दोस्तों अनुलोम विलोम कपालभाति कैसे करें, इसके लिए आपको YouTube पे बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी। किसी को भी अपना गुरु मान लीजिए, किसी को भी आप अपना आदर्श मान के उन्हीं को फॉलो करके उसी ढंग से अनुलोम विलोम और कपालभाति करना शुरू कर दीजिए। अब जब 2 योगा आपका एक कंप्लीट हो जाए, अभी आपके पास समय है तो वहीं बैठ के कुछ और योगा प्राणायाम करना है। जैसे दोस्तों शीर्षासन करिए, सूर्य प्राणायाम करिए, वज्रासन करिए। आप कितनी उम्र के हैं अपने उम्र के हिसाब से दंड बैठक करिए, सपाट मारिए, बीम चूमिए, कुछ और एक्टिविटी एक्सरसाइज वगैरह आप करिए जो आपके उम्र के हिसाब से हो, जो आप कर सकते हो। शीर्षासन जरूर करिए। शीर्षासन आप दीवार के सहारे कर सकते हैं, पेड़ के सहारे अपने पैर को ऊपर उठा सकते हैं। शीर्षासन करने के बहुत सारे बेनिफिट हैं। जैसे दोस्तों आपका बाल झड़ रहा है, बाल झड़ना रुक जाएगा, बाल पक रहा है तो बाल पकना रुक जाएगा। क्योंकि दोस्तों जब आप शीर्षासन करते हैं तो खून का दौरा पूरे सर तक होता है, और जब खून का दौरा सर तक होता है तो दोस्तों सर के बालों तक खून का बढ़िया से दौरा हो जाता है। तो इसके बहुत सारे बेनिफिट। अब जब सारी योगा आपके हो जाए तो लास्ट में दोस्तों आप अपने अंदर की शक्ति को जगाना है, हीलिंग पावर, अपने अंदरूनी शक्ति को जागृत करिए। दोस्तों हमारे शरीर में ऐसे ऐसे हार्मोन्स हैं जो हर एक बीमारी को खा सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, 15 से 20 मिनट डेली आपको मेडिटेशन करना है, यानी कि ध्यान करना है। 15 से 20 मिनट आप डेली ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं तो दोस्तों आप अपने आप को शक्तिशाली बना रहे हैं, आप अपने अंदरूनी शक्ति को जागृत कर रहे हैं। दोस्तों हमारे अंदर ऐसी ऐसी शक्तियां पाई जाती है जो कि हर एक बीमारी यानी कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी को खा सकते हैं, कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी को ठीक कर सकते हैं आप अपने हीलिंग पावर से, आप अपने अंदरूनी शक्तियों से। और दोस्तों इसके लिए आपको खुश रहना है। तो दोस्तों जब आप खुश होते हैं, जब आप हंसते हैं तो आपके शरीर से एक गुड हार्मोन रिलीज होता है जो कि खतरनाक बीमारी को नष्ट कर देता है। अगर आपको विश्वास नहीं है दोस्तों, बहुत सारे ऐसे लोग अमेरिका में एक कारनामा कर चुके हैं। उन्होंने अपने अंदर के हीलिंग पावर से, अपने अंदर की अंदरूनी शक्तियों से दोस्तों कैंसर जैसी बीमारी को मात दे चुके हैं। अगर आपको विश्वास नहीं तो यूट्यूब पे आप इससे संबंधित बहुत सारी वीडियो पा जाएंगे विथ प्रूफ के साथ। नहीं तो आप गूगल पे सर्च कर लीजिए, आप विथ प्रूफ के साथ पा जाएंगे। नहीं तो उन्होंने खुद ऐसी बहुत सारी बुकें लिखी हैं, आप वो बुक खरीद के पढ़ सकते हैं। और उस पे मूवी भी बनी है जो कि रियल मूवी है, वो भी आप देख सकते हैं। और ऐसा कारनामा इंडिया में भी 2-4 लोग कर चुके हैं जिन्होंने लंग जैसे कैंसर को, लंग कैंसर था, कैंसर को भी उन्होंने अपने हीलिंग पावर से, अपने अंदरूनी शक्तियों से ठीक किया है। तो दोस्तों जब हम हंसते हैं, जब हम खुश रहते हैं, जब हम ध्यान में जाते हैं तो हमारे अंदर जो खुशी के हार्मोन्स रिलीज होते हैं, यही हार्मोन्स खतरनाक खतरनाक बीमारी को ठीक कर देते हैं। इसलिए दोस्तों हमें 15 से 20 मिनट का डेली ध्यान करना है, खुश रहना है, हंसना है, हमेशा हंसते रहिए, चिंता मुक्त जीवन जिए। चिंता चिता के समान है, हमें चिंतन करना है, चिंता नहीं करना है। तो दोस्तों हमेशा हंसते रहिए। आप ये 15 से 20 मिनट ध्यान जरूर करिए। अगर ये 2 घंटे का समय आप अपने शरीर के लिए दे रहे हैं तो दोस्तों दिन में आपको बहुत एक्स्ट्रा समय मिल जाएगा काम कर रहे। अब आप 7 बजे तक तो फ्री हो चुके, अब 7 बजे से 9 बजे आपको ऑफिस जाना है। 2 घंटे आप अपने घर का काम निपटा लीजिए, घर के काम में हाथ बटा लीजिए, बच्चों के साथ खेलिए, बच्चों के साथ एंजॉय करिए, ये भी आप काम कर सकते हैं। फिर ऑफिस जाइए, अब पूरे दिन भी आप एनर्जेटिक बने रहेंगे, पूरे दिन आप स्वस्थ व निरोग बने रहेंगे, अच्छे से आपको भूख लगेगी। इसलिए दोस्तों ये 2 घंटे के साथ आप कभी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। अब ये वही सुबह की आदत, सुबह और शाम की आदत। अब दोस्तों हमारा ये शरीर हमने कहा प्रकृति से बना है, तो और इसके कुछ रूल्स है, उसे हमें फॉलो करना होगा। जैसे खाना खाने के नियम, पानी पीने के नियम। दोस्तों खाना खाने के नियम में बस थोड़ा सा आप बदलाव कर दीजिए, आपका पाचन तंत्र हमेशा स्ट्रांग रहे। खाना जब भी खाइए, खाना जब भी खाइए बैठ के चबा चबा के खाना है। एक निवाले को हमें 32 बार चबाना है। दोस्तों हमारे शरीर में 2 चक्की होती है, 2 चक्की होती है जो खाने को पचाती है।
पहली चक्की है आपका मुंह, जहां पे आपका खाना 80% पचता है। दूसरी चक्की है आपका पेट, जहां पे खाना 20% पचता है। इसलिए मुंह वाली चक्की को हमेशा एक्टिव रखिए। जब भी खाना खाइए उसे 32 बार चबा के खाएंगे। दोस्तों जब आप 32 बार चबा चबा के खाएंगे तो मुंह से एक लार निकलती है, सलाइवा निकलती है, अल्काइन होती है। यही लार, यही सलाइवा खाने को पचाती है। यही लार सलाइवा खाने को पचाती है। और जब उस खाने को आप 32 बार चबाते हैं दोस्तों, खाना पानी बन जाता है, मीठा लगने लगता है। तो आपको धीरे धीरे जब आप खाएंगे तो खाना भी कम खाएंगे। और जब दोस्तों चबा के खाएंगे तो आपको खाते समय पानी पीने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और हमें खाना खाते समय पानी पीना भी नहीं चाहिए। तो इसलिए खाने को 32 बार चबा चबा के खाइए। और खाना खाने के 1 घंटे पहले आप पानी पी सकते हैं। खाना खाने के 1.5 से 2 घंटे के बाद आप पानी पीजिए। खाना खाते समय हमें पानी नहीं पीना चाहिए। क्यों नहीं पीना चाहिए इसको भी बता देते हैं। जैसे दोस्तों हमने शुरू में बताया था, हमारे पेट में एक जठर पाया जाता है, जठराग्नि, जहां पे अग्नि प्रज्वलित होती है, अग्नि जलती है। तो जैसे आप खाना खाना शुरू करते हैं, खाना पेट में जाता है, तुरंत वहां से एसिड बनना शुरू हो जाती है, उस खाने पे अटैक करती है, उस खाने को पचाने के लिए, उस खाने को गलाने के लिए। अब जैसे मान लीजिए आपने आधा पेट खाना खाया है, अब 1 गिलास आपने पानी पी लिया, क्योंकि खाना आप तेज तेज खा रहे हैं तभी आप पानी पीने की जरूरत पड़ती है, नहीं तो जरूरत नहीं पड़ती। तो आपने आधा गिलास पानी पी लिया और पानी जैसे गया एसिड बनना बंद हो गई। अब भाई एसिड पे पानी पड़ेगा तो बंद हो जाएगा। जैसे आप चावल कुकर में रख दीजिए गैस पे, और गैस पे पानी डाल दीजिए, तो गैस तो बुझ जाएगी, जलेगी, बुझ जाएगी, चावल वैसे को वैसे पड़ा रहता है। तो वही जो खाना आप खाते हैं नॉर्मली तौर से 3 से 4 घंटे में पच जाना चाहिए। तो जब आप पानी पी लेते तो वही खाना नॉर्मली तौर से 7 से 8 घंटे लगता है पचने में। और जब 7 से 8 घंटे आपके पेट में खाना पड़ा रहता है तो क्या होता है, गैस, कब्ज, एसिडिटी यानी सड़न पैदा होने लगती है, और इसीलिए आप बीमार पड़ते हैं। तो खाना खाते समय पानी पीने का प्रयास ना करें दोस्तों, जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर बहुत जरूरत है एक आध घूंट आप ले सकते हैं, नहीं तो आप जब 32 बार चबा चबा के खाएंगे तो जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी कब जरूरत पड़ती है पानी पीने की, जब आप बहुत तीखा खाते हैं, आपको तीखा लगता है तो आप पानी पीने की जरूरत पड़ती है। तो तीखा मत खाइए, नॉर्मल खाना खाइए। तो खाना खाने में इन नियम का आप संशोधन करिए। खाना हमेशा भूख से 40% कम खाइए, 60% ही खाना खाइए। 40% हमेशा अपने पेट को खाली रखिए, 10% हमेशा खाली रखिए, 30% पानी से रखिए। आपका खाना सात्विक होना चाहिए, आपका खाना नेचुरल होना चाहिए। हमारा खाना दोस्तों सात्विक और नेचुरल के साथ साथ सजीव होना चाहिए। हमें सजीव वस्तुओं का सेवन करना चाहिए, निर्जीव वस्तुओं का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। एक खाने में थोड़ा सा आप बदलाव कर दीजिए। आपके डेली रूटीन में दोस्तों मौसम के हिसाब से हरी साग सब्जियां होनी चाहिए। मौसम के हिसाब से 1-2 फल डेली आपके होने चाहिए। कुछ बीन्स का प्रयोग करिए, कुछ ड्राई फ्रूट का प्रयोग करिए, और मिक्स दालों का सेवन करिए। और दोस्तों अपने डेली रूटीन में कुछ डेयरी प्रोडक्ट का प्रयोग करिए, जो दही मठाई आपके अपने घर का हो, बाहर का पैकेट का नहीं, वरना आपको नुकसानदेह हो सकता है। तो कुछ बदलाव करिए। अब दोस्तों कुछ पानी पीने के नियम में संशोधन करिए। पानी जब भी पीजिए, बैठ करके पीजिए। खड़ा होकर अगर हम पानी पीते हैं तो दोस्तों घुटनों में दर्द होता है, गठिया बाई बताश होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पानी जब भी पीजिए एक बार में एक ही गिलास पीजिए, फिर बल्कि 1 घंटे बाद आपको पी लेना है। पानी एक दिन में हमें 2 से 2.5 से 3 लीटर अपने शारीरिक कार्य क्षमता के अनुसार पीना चाहिए। मौसम के ऊपर भी डिपेंड करता है, गर्मी का है, ठंडी का है, और किस हिसाब से आप मेहनत कर रहे हैं। जितने आपके पानी पीने की इच्छा हो, इसे रोकना नहीं। पानी शरीर की आवश्यकता के अनुसार से पर्याप्त मात्रा में आप पानी पीते रहेंगे तो किडनी स्टोन होने के चांसेस कम रहते हैं, आपके शरीर में एनर्जी बनी रहती है, गैस कब्ज होने की शिकायत कम रहती है। तो पानी पर्याप्त मात्रा में पीजिए जितने आपके शरीर को जरूरत है। तो खाना खाने पानी पीने के कुछ नियम है, इनको आप फॉलो करिए। अब दोस्तों चलिए, इतने नियम को आपने अगर फॉलो कर लिया तो आपका शरीर हमेशा स्वस्थ व निरोग बना रहेगा। तो चलिए, हमने जैसे कहा था दोस्तों हमारा शरीर पोषक तत्वों से बना है, तो दोस्तों आज हम सभी पोषक तत्वों से युक्त कुछ चीजें आपको बताएंगे, जिन चीजों में सभी प्रकार के प्रोटीन्स, विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट, आयरन सब कुछ पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर में हर एक विटामिन की पूर्ति करते हैं। तो कौन कौन सी चीजें हैं, कितनी मात्रा में लेना है, चलिए मित्रों उसे हम जान लेते हैं। तो सुबह जब आप योगा, प्राणायाम, मॉर्निंग वॉक करके आएंगे तब आपको क्या खाना है, यहीं से शुरुआत हम करते हैं। तो जब आप योगा, प्राणायाम, मॉर्निंग वॉक करके आएंगे तो आपको लेना है दोस्तों चना 20 ग्राम, मूंग 20 ग्राम,
कद्दू का बीज 1 चम्मच, खरबूज का बीज 1 चम्मच, सूरजमुखी का बीज 1 चम्मच, बादाम 7 से 8 पीस, किशमिश 10 ग्राम, अलसी का बीज 1 चम्मच, मूंगफली का दाना 15 ग्राम और अखरोट 2 से 2 पीस। ये सारी चीजें आप लीजिए। लेने के बाद इसे अच्छी तरह से आप धुल लीजिए। धुलने का बाद कोई मिट्टी का बर्तन लीजिए और उसी में आप भिगो दीजिए। और सुबह जब आप मॉर्निंग वॉक करके आएंगे तो सारी चीजें बैठ के चबा चबा के आपको खाना आराम से। बस इतना ध्यान देना, ये चीजें खाने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है और ये सारी चीजें खाने के 3 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है। चाय पानी बिस्किट कुछ नहीं लेना है। 3 घंटे तक ये आपके पेट में पचेगा, अपना एक काम करेगा। दोस्तों अब इसमें खरीदते सारे बीज खरीदते समय एक सावधानी बरतना है। ये जो बीज है जैसे सूर्यमुखी का बीज, कद्दू का बीज, खरबूज का बीज, ये जो बीज है आपको दोस्तों 2 बीज आता है, एक जमाने वाला और एक खाने वाला। तो आपको जमाने वाला बीज नहीं लेना है, आपको खाने वाला बीज लेना है। खाने वाला बीज कहाँ मिलेगा? पंसारी की दुकान पे, जो आयुर्वेदिक जड़ी बूटी की दुकान होती है वहां मिलेगा आपको, या कुछ ड्राई फ्रूट वाले भी रखते हैं, कुछ किराना वाले भी रखते हैं, वहां से आपको खाने वाला बीज लेना है। ये आपको ध्यान देना है। और बादाम खरीदते समय एक सावधानी बरतना है। बादाम 2 टाइप की आती है, एक खट्टी बादाम और एक मीठी बादाम। दोस्तों आपको खट्टी बादाम नहीं लेना है। खट्टी बादाम में साइनाइड टाइप का पॉइजन पाया जाता है जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जब भी बादाम लीजिएगा मीठी बादाम लेना है। तो ये सारी चीजें लेने में सावधानी। तो ये चीजें आप लेते हैं तो आपके शरीर को सभी प्रकार के प्रोटीन विटामिन मिलते रहेंगे। आपके शरीर में कभी प्रोटीन विटामिन की कमी नहीं होगी। तो ये आपने खा लिया, मान लीजिए सारी चीजें आपने दोस्तों 7 बजे खा लिया, 8 बजे खा लिया, तो आपको 3 घंटे के बाद यानी 10 से 11 बजे के बीच में अब आपको भूख लगी थी। तो जब आपको भूख लगी इस समय आपको अनाज लेना है। क्या लेना है? अनाज वाला खाना। अनाज वाले खाने में जैसे दाल चावल रोटी सब्जी साग जो भी आपके घर पे है, ये अनाज वाला खाना आप अपना खाना खा लीजिए। दोस्तों जो सब्जी बनेगी उस सब्जी में आपके अजवाइन और मेथी दाना जरूर होना चाहिए। दाल जब छौंका लगाइए दोस्तों देसी घी में, या उसके साथ दोस्तों हींग और लहसुन का तड़का लगाएंगे तो गैस जो दाल है गैस एसिडिटी नहीं बनने देती है। तो आपका दाल हो गया। जो अनाज वाला आपने खाना आप खा लिया। खाना खाने के बाद अब आपको दोस्तों 1 कटोरी दही और उसमें 50 ग्राम गुड़ मिला के खाना। दही और गुड़ का कॉम्बिनेशन बेस्ट है, ये आपके पाचन तंत्र को स्ट्रांग बनाता है। दोस्तों गुड़ में कैल्शियम आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और दोस्तों दही में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पाया जाता है जो आप पाचन तंत्र को इंप्रूव करता है। और दही और गुड़ जब एक साथ मिल जाता है तो लैक्टोबैसिलस की मात्रा बढ़ जाती है। तो हमें खाना खाने के 1 घंटे बाद 1 कटोरी दही और गुड़ मिला के खाना चाहिए। लेकिन दही आपके घर की होना चाहिए। दही जब भी घर पे जमाइएगा मिट्टी के बर्तन में जमाना है और दही को जब भी खाना मिट्टी के बर्तन या कांच के बर्तन में ही खाना है, किसी और बर्तन में नहीं खाना चाहिए। दही पैकेट वाली नहीं चाहिए। एक तो दही में दोस्तों ऐसा एसिड पाया जाता है, अगर किसी और बर्तन में खाते हैं तो दोस्तों उसका तत्व अपनी तरफ खींच लेता है। इसलिए प्लास्टिक में रखी हुई दही हमारे लिए कैंसर कारक तत्व है, कभी हमें नहीं खाना चाहिए। दही आपकी घर की होनी चाहिए, ये आप हमेशा ध्यान रखें। तो 1 घंटे बाद आपको ये 1 कटोरी दही यानी कि 200 ग्राम दही और गुड़ का सेवन करना चाहिए। अब दोस्तों आपको एक सलाद हम बता रहे हैं। ये सलाद सर्वगुण संपन्न है, बहुत सारी बीमारियों से बचाएगा। और सलाद में जो चीजें हैं इसे डेली आपको खाना भी चाहिए, क्योंकि जब अलग अलग चीजें आप खाएंगे तो अलग अलग तरह के प्रोटीन विटामिन आपको मिलते रहेंगे। तो इस सलाद खाने के नियम सबसे पहले आप जान लीजिए, फिर हम जानते हैं सलाद में कौन कौन सी चीजें हैं। दोस्तों सलाद जब भी खाना हमें खाने के साथ नहीं खाना चाहिए, खाने के स्थान पर खाना चाहिए। सलाद जब खाइए उस टाइम आप खाना मत खाइए, जबकि आप लोग उल्टा करते हैं, सलाद खाने के साथ खाते हैं, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। दोनों में बड़ा डिफरेंस। खाना आपका गर्म होता है, सलाद आपके ठंडे होते हैं, तो गर्म और ठंडा एक साथ नहीं होना चाहिए। सलाद में कुछ ऐसी चीजें होती है और खाने में कुछ ऐसी चीजें, दोनों एक साथ नहीं खानी चाहिए। इसलिए जब भी आप सलाद खाइए अकेले खाइए, खाने के साथ नहीं खाना है। सलाद जब भी खाना दिन में खाना, रात में नहीं खाया जाता है। सलाद हाई प्रोटीन होता है, विटामिन से युक्त होता है। इस रात में अगर आप खाते हैं तो रात में आपका पाचन तंत्र स्लो होता है, तो आपको गैस एसिडिटी बढ़ सकती है। इसलिए सलाद जब भी खाइए दिन में खाइएगा। दोस्तों सलाद खाने के 1 घंटे पहले
और सलाद खाने के 2 घंटे बाद तक आपको पानी नहीं पीना है, ये आप जानिए। अब जानिए दोस्तों, हमें एक दिन में कितना सलाद लेना चाहिए। एक दिन में दोस्तों अपने वेट का 5% सलाद खाना चाहिए। जैसे आपका वेट 50 किलो है तो उसका 5% यानी 250 ग्राम सलाद खाना है। अगर आपका वजन 60 किलो है तो उसका 5% आपको 300 ग्राम सलाद खाना है। तो ये हो गया सलाद खाने की मात्रा, आप हमेशा याद रखें। अब चलिए जानते हैं दोस्तों सलाद में कौन कौन सी चीजें हैं। सलाद में आपका गाजर होगा 100 ग्राम, चुकंदर 50 ग्राम, प्याज 25 ग्राम, मूली 1 पीस, टमाटर 50 ग्राम, अदरक का 3 से 4 इंच का एक टुकड़ा, लहसुन 3 से 4 कली, पुदीना की पत्ती 7 से 8 अगर मिल जाए तो ले लीजिएगा, हरी धनिया की कटी हुई पत्ती 2 चम्मच मिल जाए तो ले लीजिएगा, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। भुना हुआ जीरा पाउडर आधा चम्मच, काली मिर्च का पाउडर 1 से 2 चुटकी और काला नमक स्वाद अनुसार डाल के अपने वजन के हिसाब से 1 प्लेट सलाद आप तैयार कर लीजिए। अब इसमें जितनी चीजें मिल जाए ज्यादा से ज्यादा चीजें लेने का प्रयास करिए, जो चीजें न मिले उसे आप स्किप कर सकते हैं। तो सारी चीजें अपने वेट के अनुसार घटा बढ़ा सकते हैं। दोस्तों बस इतना ध्यान देना, चुकंदर की मात्रा ज्यादा मत करना, चुकंदर को 50 ही ग्राम रखना, क्योंकि चुकंदर में आयरन सबसे ज्यादा पाया जाता है। अगर आप इसकी मात्रा बढ़ाएंगे तो गैस एसिडिटी बन सकती है। बाकी चीजें आप घटा बढ़ा करके ये आपका हो गया एक दिन का। अभी जितनी चीजें हैं सब आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। अब दोस्तों आप लहसुन खाना 3 से 4 कली में रोज खाना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है, हार्ट अटैक से हमें बचाता है। इसी तरह से दोस्तों अदरक का भी रोल है। तो सबका अपना अपना अलग रोल है और ये हमारे शरीर की सुरक्षा ही करते हैं और ये सारी चीजें हमें रोज लेना भी चाहिए। तो ये आपका सलाद हो गया। इसी सलाद को आपको दिन में एक बार खाना है, चाहे जब आप खाइए। अब ये सारी चीजें अगर आप किसी कारणवश नहीं खा पा रहे हैं, जैसे ये सारी चीजें आपको अच्छी नहीं लग रही है या आपके दांत की समस्या, आप चबा के नहीं खा पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, ये सारी चीजें आप मिक्सर में डालिए, मिक्सर में डाल के इसका जूस बना लीजिए और इस जूस को आप पी जाइए, रोज पीजिए। इसे आपको रोज फॉलो करना। अब दोस्तों आप अपने क्षमता के अनुसार से आपके पास क्या बजट है, डेली रूटीन में हमें मौसम के हिसाब से 1 से 2 फल रोज खाना चाहिए। मौसमी फल हमें 1 से 2 रोज लेना चाहिए रूटीन में अपने बजट के हिसाब से। ये हो गया दोस्तों। अब इसके बाद जो हमने आपको बीन्स बताया था, ये बीन्स दोस्तों आप कितना दिन तक खाएंगे, 3 महीने लगातार खाइए। 3 महीने बाद इस बीन्स को आपको 1-2 महीने स्किप करना पड़ेगा। पूरी जिंदगी ऐसे यही एक बीन्स नहीं खाना है। अब 1-2 महीने आप स्किप करके 1-2 महीने आप क्या खा सकते हैं, 1-2 महीने आप आंवला खा सकते हैं रोज सुबह खाली पेट, फिर आंवले को स्किप करके 1-2 महीना आप सेब खा सकते हैं खाली पेट, फिर आप बीन्स खा लीजिए। यानी 3 महीना बीन्स खाइए, 1-2 महीना दूसरी चीज खाइए, फिर बीन्स खाइए, फिर 1-2 महीना 3 महीना दूसरी चीज खाइए। बदल बदल के हमें खाते रहना चाहिए। एक ही अनाज पे, एक ही खाने पे हमें डिपेंड नहीं रहना चाहिए। तो बदलाव करके आप खा सकते हैं। तो कौन कौन से बीन्स खाएं, कौन कौन चीजें और सुबह खाली पेट खाएं, इस हिसाब से दोस्तों चैनल पर बहुत सारी वीडियो बनी, वहां से भी आप देख सकते हैं। अब रात में सोते समय एक प्रक्रिया और करना है। रात में सोते समय दोस्तों 1 गिलास हमें दूध लेना है। ये दूध अगर गाय का मिल गया तो अमृत के समान है। ये दूध आपके घर का होना चाहिए, बाहर का नहीं होना चाहिए। अब इसी दूध में आपको मिलाना है दालचीनी का पाउडर, 1 चम्मच का चौथाई भाग, छोटी चम्मच जिसमें 5 ग्राम आता है उसका चौथाई भाग आप दालचीनी का पाउडर लेना है। हल्दी पाउडर आधा चम्मच लेना है। मिला करके उस दूध को अच्छी तरह से आप उबाल दीजिए। जब दूध अच्छी तरह से उबल जाए, इसी दूध को रात को खाना खाने के 1 घंटे के बाद आपको पीना है। दूध पीने के बाद आपको कुछ नहीं खाना पीना है और दूध पीने के 1 घंटे के बाद ही आपको सोना है, तुरंत आपको नहीं सोना है। ये रात की प्रक्रिया हो गया। लेकिन दोस्तों ये दालचीनी का पाउडर आप पाउडर मत खरीदिएगा, दालचीनी साबुत लाइए, वो भी पाइप वाली दालचीनी सबसे अच्छी होती है। घर पे पाउडर बनाइए, उसी पाउडर को यूज करना है। हल्दी पाउडर भी मार्केट का मत लाइए। मार्केट में जो हल्दी पाउडर मिलता है उसमें आर्टिफिशियल कलर मिला होता है, वो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। साबुत हल्दी खरीद के लाइए, उसका पाउडर बनाइए और वही पाउडर आप यूज करिए। ये दोनों चीजें आप ध्यान रखें। तो दोस्तों ये रूल्स अगर आपने अपना लिया और ये डाइट आपने अपना लिया तो दोस्तों हमेशा स्वस्थ व निरोग बने रहें। जो भी जानकारी मित्रों हमने शेयर किया आपके साथ, इस जानकारी को आप सुनने के बाद 10 से 15 मिनट बैठिए और मंथन करिए और इस पे खुद आप अपने तर्क वितर्क लगाइए
कितनी हमारी बातों में सच्चाई है, कितनी बातें हमारी आपको अफेक्ट करने लायक है, कितनी बातें आपको पालन करने लायक है। वो बातें जो आपको समझ में आ रही है, वो बातें जो आपको अच्छी लग रही है, उनका आप फॉलो करिए, बाकी बातों को आप निगलेक्ट कर लीजिए। आप ये समझ लीजिए मैंने ये बातें सुनी नहीं। अगर ये सारी जानकारी, सारी इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके अपने यार दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। और आपको इनमें से कौन सी आदत आप फॉलो कर रहे हैं, कौन सी आदत आपको सबसे अच्छी लगी, किन नियमों का आप पालन करना शुरू कर दे रहे हैं, दोस्तों हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और दोस्तों इसी तरह से आप आयुर्वेद की संपूर्ण जानकारी लेने के लिए हमारे वीडियोज में भगवान महात्मा बुद्ध की कुछ विचार शामिल होते हैं। उन विचारों को जानने के लिए, हमसे जुड़े रहने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। दोस्तों ये हमारा शरीर है, हम स्वस्थ रहे बीमार रहे हमारे अपने हाथ में है। आप पूरी जिंदगी स्वस्थ रहना चाहते हैं तो इसके लिए आपको आयुर्वेद अपनाना पड़ेगा। आपको कुछ बीमारी हो, सबसे पहले आप आयुर्वेद अपनाइए, होम्योपैथ अपनाइए, यूनानी अपनाइए। ये नेचुरल चीजें हैं, नेचुरल चीजों का पहले आप ट्राई करिए। पहले तो आपका अपने आप खुश रहना सीखिए, योगा प्राणायाम मेडिटेशन करिए, इतने से ही आपका शरीर स्वस्थ व निरोग हो जाएगा। इसके बाद भी नहीं होता तो सबसे पहले आयुर्वेद को अपनाइए, घरेलू नुस्खे को अपनाइए। दोस्तों आप हमेशा स्वस्थ व निरोग रहेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।